यदि हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखें तो दे रहा है कि कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। समस्या को हल करना है और उसकी कुशलता की वृद्धि को बढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य सम संख्या, संकेत सुराग दिया है। ये जवाब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस प्रश्न में ये नहीं बोल रहा है कि समस्या किस तरीके की है, समस्या के बारे में नहीं चर्चा कर रहा है। जबकि पहले ऑप्शन में इस बात को इंडिकेट कर दिया जा रहा है कि समस्या जो है सम है, विषम है, अभाज्य है, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया जा रहा है। अगर दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के समान रूप से चारों सदनों स्कूल की सदन प्रणाली में प्रकार में विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप प्रतिभाशाली छात्र हों। तो ये वाला जवाब इसलिए करेक्ट हो जा रहा है क्योंकि इसमें समस्या का समाधान तो किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके की समस्या है, यानी विद्यालय में जितने भी प्रकार की समस्या है उनको सामूहिक परियोजना के माध्यम से उसको हल किया जाए, उसका समाधान निकाला जाए, उस कुशलता को बढ़ाया जाए। तो इसलिए इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया, यानी सभी प्रकार की जैसे कला, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सदन में खेल, ये सभी प्रकार की समस्याओं की कुशलता को बढ़ाने के लिए बात कहा जा रहा है, जबकि इसमें आइडेंटिफाई कर दिया जा रहा है। तो इसलिए यह जवाब गलत होगा। ऑप्शन सी में भी वही बात सीधे चल रही है। ऑप्शन सी की बात यदि देखें तो ऑप्शन सी में भी दे दे रहा है कि संख्या और प्रचालन, तो ये भी जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें भी देख लीजिए 4 मूल प्रचालनों की बात कर दिया है, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग की बात कर दिया है, तो ये भी जवाब गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि कक्षा 3 में गुणन की इकाई वाली बात दे दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुणन की इकाई। गुणन की इकाई की बात बोल रहा है। बिंदु के 3 निर्देशांक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक गेंद है और इसके 3 बीमाएं, और फिर से त्रिविमीय आकाशीय सोच कहा जाएगा। फिर आप एक घन भी ले सकते हैं और इसमें देखें कि ये जो एक घन है, सॉरी एक गेंद है, और पुनः एक घन की यदि मैं बात बोलूं तो आप ये घन भी ले सकते हैं जिसकी 3 बीमाएं हो सकती हैं। और इसे मूल तौर पे आप यदि आप देखें तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको आप फलक के नाम से जानते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा जो होगा फलक के नाम से, और जो ये साइड का हिस्सा होगा इसको आप किनारे के नाम से, ये साइड का हिस्सा आप किनारे के नाम से जानते हैं। और ये जो डॉटेड पॉइंट जो हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब शीर्ष के नाम से जाना जाता है। ये शीर्ष के नाम से जाना जाएगा और ऊपर वाला आपका फलक के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो ये साइड वाला हिस्सा होता है ये किनारा के नाम से जाना जाता है। तो जब ये अंतरिक्ष में सारी चीज़ें होती हैं तो आप वहाँ देख पाते हैं कि क्या नाम है कि इसके एक फलक नहीं होते हैं, यहाँ 3 फलक की ज़रूरत होती है। और ये हम एक फैन को भी अगर लेते हैं या किसी एक शंकु को भी लेते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ जानने की ज़रूरत होती है कि इसके 3 फलक होते हैं। और ये तीनों फलक अगर नहीं लेंगे तो फिर मुश्किल होगा इस, और ये अंतरिक्ष से संबंधित है इसलिए इसको आकाशीय सोच भी कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि निर्देशांक ज्यामिति जब आप पढ़ते हैं तो ठीक है, मानते हैं कि कोई भी चीज़ जब अंतरिक्ष में होती है या एक तरीके से वायुमंडल में होती है तो उसकी 3 स्थितियों की ज़रूरत पड़ती है। तो मान के चलिए, मान लीजिए कि ये एक बल्ब है, अगर इस बल्ब को देख रहे हैं, या एक तरीके से कोई एक फैन ही लटका है, कि मान लीजिए कि ये एक फैन है, ये आपका एक फैन है, और ये फैन जब लटका है तो एक सिरा इसका इधर को जाएगा, ये ऊपर से लटका हुआ है, और एक सिरा इधर जा रहा है और दूसरा सिरा ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक नीचे की सिरा आती है ना। यानी एक कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिरा है आपका, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये फैन के 3 पार्ट हो गए। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये एक बीमा हो गई, ऊपर वाला एक बीमा हो गया,
और ये वाला पार्ट एक क्या हो जाएगा आपका, बीमा हो जाएगा। ये फैन का ये पूरा हिस्सा मान सकते हैं आप, ये फैन है। तो ऊपर और साइड में जो 36 तल पे है एक ऊर्ध्वाधर है और एक नीचे की तरफ है, तो ये 3 तल क्या हो जाते हैं, त्रिविमीय हो जाते हैं। और अंतरिक्ष में है तो इसको आकाशीय सोच के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। गेंद भी होगा तो इसके ये तल और ये तल ये भी मान के चलेंगे। और आप इस क्यूब में देख ही चुके हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी कि एक तौर से गड़बड़ हो जाएंगी। तो अब आगे हम देखते हैं। अब इसमें देखिए बात बोल दिया है कि गुणन की इकाई की बात बोल दिया है। गुणन की इकाई में अनुमोदित का संदर्भ होता है स्वीकार करना, स्वीकृत करना। अनुमोदित का अर्थ होता है स्वीकृत करना। यानी अगर बात करें कि गुणन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें इकाई स्वीकृत किया गया हो, अर्थात इकाई का मान न बदले, वो मूल संकल्पना में हो, तो इसलिए इकाई किसी भी अवस्था में जब गुणा करें तो न बदले। तो जैसे देख रहे हैं 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करना। यहाँ ये नहीं बोला है कि जो गुणा होगी वह 2 अंकों की होगी, इसलिए जवाब क्या होगा, गलत होगा। यहाँ बात बोल रहा है कि गुणन के गुण धर्म देखिए, और क्रम गुण और समूह गुण, यानी गुणा की सभी प्रक्रियाओं की यहाँ बात कर दिया है, इसलिए यह जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि गुणन के कोई भी गुण धर्म ले लेंगे, जैसे 2 इंटू कोष्टक में 4 + 6 है, तो इसका मान कभी नहीं बदलेगा। या बाहर आप ले ले रहे हैं कि 4 इंटू 2 + 6, तो भी मान नहीं बदलने वाला। तो इस परिस्थिति में इसका मान नहीं बदलने वाला, यानी गुणन की ये सभी प्रक्रियाओं की बात कर रहा है, तो ये जवाब सीधे तौर से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा दिया है ऑप्शन नंबर सी को, यदि देखें तो दे रहा है कि गुणन पर आधारित शब्द समस्या की बात ही नहीं बोल रहा है। और 3 अंकी संख्याओं को, ये भी बकवास आंसर है, क्योंकि वह इकाई की बात, सॉरी संख्याओं की बात तो कर ही नहीं रहा है। अगर मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि शिक्षक ने किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है, वो पता नहीं किसी भी तरीके के। तो अगर अब बात देखें तो सोचने के उच्च स्तर, ये सोचने के उच्च स्तर जवाब तब होता कि जब शिक्षक उनमें तुलनात्मक बातों को जानने के लिए या छोटा बड़े की बात करने की बात हो जाए। उच्च स्तर या विश्लेषणात्मक बात वह तब होता। यह दोनों ही जवाब गलत हो जाता जब कंपैरिजन की बात होती या छोटे बड़े की बात होती तब। ये दोनों जवाब गलत। त्रिविमीय आकाशीय सोच क्या होता है कि जिसमें 3 विमाएँ हो, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें भिन्न में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी भिन्न का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, किसी मात्रक से मापा ही नहीं जाता है, तो ये जवाब गलत हो जाएगा। इसका मतलब चौथा जो जवाब है सोचने के निम्न स्तर को, वह वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी अभ्यास प्रश्न में प्रश्न था PQ, ये PQ एक रेखा की बात बोल दिया है और एक RS रेखाखंड बोल दिया है। तो एक बच्चे ने इसका उत्तर दिया है क्या कि AB की लंबाई 5 सेमी और AB की लंबाई 3 सेमी। प्रश्न यही हमको मिल गया है कि कहीं ना कहीं एक बच्चा AB को 2 बार दिखा रहा है और दोनों बार अलग अलग बोल रहा है, जैसे AB एक बार 5 सेमी और AB 3 सेमी। यह जवाब तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसके अंदर एक तरीके की गलत धारणा बन चुकी है। जैसे अगर AB को बार बार लिख रहा है और हर सेमी को, यानी जो भी यूनिट आ रहा है या एक तरीके से जो भी वैल्यू आ रहा है उसको AB से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एक हैबिट डेवलप हो चुकी है। तो हम देख लेंगे ऑप्शन कि संकल्पनात्मक त्रुटि तो है नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट की बात नहीं बोल रहा, एक तरीके की हैबिट डेवलप हो गई। कार्यविधिक त्रुटि यानी प्रोसीजरल, ये भी एक तरीके से प्रोसीजर की बात बोल रहा है, तो ये भी गलत है। रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत पड़ गई है, कोई भी रेखा बोला जा रहा है तो उसको AB से वो डिनोट कर रहा है, इसलिए आदत होने के कारण वह AB की लंबाई 5 सेमी या AB की लंबाई 3 सेमी, कितना भी सेमी बोला जा रहा है तो वह AB लिख के रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये वाला जवाब क्या हो जाएगा, हैबिट के कारण करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने की त्रुटि, ये वाला तो होगा नहीं, पढ़ ही नहीं रहा है वो,
वो तो लिख रहा है, बना रहा है। आगे यदि देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षिका ने कक्षा 5 के समाचार पत्र को, अगर गौर से देखें, समाचार पत्र की बात बोल रहा है। अगर इस प्रश्न की बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 43 को, तो देख रहे हैं कि शिक्षिका ने कक्षा 5 के समाचार पत्र को वितरित करके समाचार पत्र वितरित किया। इसका मतलब वह दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली किसी चीज़ को वितरित कर रही है। और फिर कह रही है कि मैच में जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं उनको स्कोर पढ़ने के लिए बोला है और छात्रों से इन स्कोरों को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। देखिए वह क्या कर रही है, जो समाचार पत्र जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है उसके माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही है। बस इतनी ही बात इम्पोर्टेंट थी। तो देख रहे हैं कि छात्रों को वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध स्थापित करने की या सहायता करने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा सीधे तौर से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे कि परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, ये परियोजना नहीं, एक प्रोजेक्ट, परियोजना का संदर्भ प्रोजेक्ट से है तो प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद से कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की कोशिश। आनंदमय जवाब तब होता है जब कोई कहानी या खेल के माध्यम से आप जब किसी चीज़ को सिखाते हैं तो आनंदमय होता है। छात्रों की तार्किक क्षमता सवाल तो है ही नहीं है, इसलिए तार्किक क्षमता वाला बात क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है जो मुंबई में 360 बस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 336, और उसके बाद से दिल्ली से मुंबई वाले को 127 देख रहा है। इन दोनों के यदि सम की बात बोलें तो यहाँ आपको दिखा रहा है कि 336 मुंबई और 336 127 दे रही। दिल्ली में कुल हैं 336 और फिर इसके बाद से 127, यानी इन दोनों को जो जोड़ने का सीक्वेंस है इसका करेक्ट है। इसका मतलब ये बालक जो जोड़ की संकल्पना है उसको ठीक ठीक से कर पा रहा है। जैसे अगर आप देख लें 7 6 13 और फिर से 3 और 2 5 1 6 और 3 1 4, यानी ये जोड़ने वाला सीक्वेंस जो है सही रख रहा है। इसका मतलब इसको जोड़ की संकल्पना या कॉन्सेप्ट या अवधारणा जो है अच्छे से आता है। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट, निकृष्ट का मतलब होता है अधिक, कम, नीच या क्षीण। तो इसलिए अभिव्यक्ति निकृष्ट नहीं है, अभिव्यक्ति का तो सवाल ही नहीं हो रहा है कि वह अभिव्यक्ति करे। दूसरी बात देख रहे हैं, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है। बिल्कुल ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, विश्लेषण करना और समस्या को समझना, तभी तो वह क्या किया था कि जवाब करेक्ट दिया था। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो बालक है ये जवाब को क्या किया है, करेक्ट लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे, साक्ष्य क्रिया विधि सही से नहीं अपना रहा है, इसका मतलब यह गलत हो। तो क्रिया विधि सही से अपना, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। सभी आवश्यक चरण की बात ही नहीं हो रहा है, दो प्रोसेस है, दो संख्याओं को जोड़ना है, इसलिए वो करेक्ट लिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। यहाँ देखेंगे किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है और उसके बाद से उसने प्रॉब्लम क्या कर दी है। देखिए उसने इस प्रकार पढ़ा कि 36, देखिए ये 306 रखा है और 36 इसको पढ़ना है। अब ये बालक क्या कर रहा है कि गलत तरीके से पढ़ रहा है 3006, यानी इसका मतलब उसको ये नहीं पता है कि ये 300 है, यानी जो एक 6 है, ये जो 6 है इकाई के स्थान पे, 0 जो है दहाई के स्थान पे और जो 3 है सैकड़ा के स्थान पे। यानी अगर टोटल बात बोलें कि इसको 36 पढ़ रहा है, वो 36 अगर पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको संकल्पना किस बात का नहीं पता है, तो स्थानीय मान की संकल्पना को वह नहीं जानता। इसलिए देखेंगे ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ और कष्टदायक लगती। ये बात तो है ही नहीं है, उसको उबाऊ या नीरस की बात हो ही नहीं रही है, उसकी रुचि के अनुसार है, बस उसने सीखा नहीं है सही से,
ये इम्पोर्टेंट करे। दूसरा है छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ लिए। ये बात देखिए, ये बोल रहा है समझ ली है। समझ लिया होता तो वह 306 को 306 बोलता, जबकि वह ऐसा नहीं बोल रहा है। ये भी जवाब गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बिल्कुल रद्दी बात होती है। सभी विद्यार्थियों गणित की पाठ्यचर्या के लिए, गणित की शिक्षा लेने के लिए उपयुक्त होते हैं। बस सही मार्गदर्शन होने की ज़रूरत है और सही पाठ्यचर्या होने की ज़रूरत होती है। इसलिए जो बचा है सीधे चौथा नंबर, अर्थात जो आपका लास्ट नंबर का ऑप्शन है कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है। स्थानीय मान की संकल्पना बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, नहीं तो वो 306 को 306 बोलता और उसे केवल 2 अंकी संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बिल्कुल ये बात संभव हो सकती है, क्योंकि जो उसमें दिया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 3 अंकों की संख्याओं को दिया गया है। यदि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये सभी 3 अंकों की संख्या को दिया गया है। 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या दिया है, यानी 2 अंकों से अधिक की संख्या दिया गया। 2 अंकों की संख्या को एक संभावना यह बन सकती है कि वो जान रहा है, बाकी जबकि 3 अंकों की संख्या का उच्चारण वह सही से नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि समय के मूल्यांकन का प्राचल। यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, अगर गौर से आप देख पा रहे हैं कि समय के मूल्यांकन का प्राचल। प्राचल क्या होता है, पहले इसको समझ लें। प्राचल का मतलब होता है पैरामीटर, जो आप इधर इंग्लिश में देख पा रहे हैं कि पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मापने का जो उसका मात्रक होता है, वो सभी एंगल्स यानी सभी मात्रक, यानी आप एक और बात बोल सकते हैं कि जो फलनों एवं चरों को एक उभयनिष्ठ चर की सहायता से जोड़ते हों। इनका प्रयोग चरों के संबंध सरल तरीके से अभिव्यक्ति करने की सुविधा को प्राप्त करते हैं। इनके बिना किसी भी राशि का आपसी संबंध या समीकरण बताना बहुत ही कठिन या असंभव सा प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए कि जो समय को बताने की बात हो रहा है, तो समय को बताने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं, जिसमें मान लीजिए कि घंटा है, सेकेंड है, या जो मिनट्स है, ये सभी जितने भी एक तरीके से पैरामीटर्स हैं, उन सब की बात की जाएगी, तो वो प्राचल कहलाते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि समय के मूल्यांकन की बात बोल रहा है और समय के मूल्यांकन के लिए प्राचल होगा यानी पैरामीटर्स होगा। तो केवल सदृश घड़ी दिया है, केवल शब्द आ जाता है तो जवाब लगभग गलत होता है, 99.99। अगर देखेंगे सदृश घड़ी, केवल दिखने वाली घड़ी या सदृश घड़ी पे होगा तो ये जवाब गलत। दूसरा है अंकीय घड़ी, देखिए ये सभी बात होगा। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा भी आ गया है, अधिक चौथाई घंटा भी आ गया है, घंटा एम पीएम, यानी जितने भी संकल्पना, मिनट, सेकेंड, जितने भी पैरामीटर्स हैं समय को लेके, उन सब की बात कही जा रही है इस ऑप्शन में, इसलिए ये वाला जवाब करेक्ट होगा। यहाँ देखिए पुनः दे दिया कि केवल ऑप्शन नंबर सी में यानी तीसरे में केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की बात बोला है। केवल नहीं दिया होता और ये वाला जवाब जो ऑप्शन बी में है उसका थोड़ा सा हिस्सा ऑप्शन 3 में है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, ये जवाब आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित की संकल्पना की बात की जा रही है कि गणित की जो लंबी आकृति, ये ध्यान दीजिएगा, लंबी आकृति संकेत करती है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो अब एक बात समझिएगा, आकृति की बात बोली जा रही है, लंबी आकृति की। तो लंबी आकृति लंबी जो लाइन है या लंबी कोई भी आकृति है, तो इसका मतलब है कि वो जो आकृति कुछ भी हो जा रही है वो लंबी हो रही है, चाहे लाइंस हो जाएं, चाहे कुछ भी एक तरीके से अगर आकृति है, तो वह एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना यानी एक कॉन्सेप्ट से दूसरी कॉन्सेप्ट को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ऑप्शन को देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। यहाँ देखिए चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, तो इसमें लंबी आकृति से इसका संदर्भ कुछ नहीं है।
अगर नेक्स्ट बात देखें आप तो ये देख पाएंगे कि गणित के खेलों का सृजन करना। गणित के खेलों का सृजन आकृतियों के माध्यम से नहीं होता है, वह जब कोई पहेली की बात होगी तो उनका खेलों के माध्यम से, या अंकीय कोई बात होगी तो हम खेलों का सृजन कर सकते हैं, तब वहाँ ये जवाब करेक्ट होता। अभी बोल रहा है तीसरी जो बात है हस्तसिद्ध अनुभव करना। तो ये क्या होता है हस्तसिद्ध अनुभव करना? इसमें आप पाते हैं कि हस्तसिद्ध अनुभव में कि हाथ से काम करते करते या कार्य करते करते अनुभव प्राप्त करना, कार्य करते करते आप उसका अनुभव प्राप्त करना, तब ये जवाब करेक्ट होता। उसमें बड़ी सीरीज है, इसलिए जवाब आपका होगा कि लंबी आकृति का संदर्भ है कि एक संकल्पना यानी एक कॉन्सेप्ट से दूसरी कॉन्सेप्ट को बनाना या जोड़ना, तब जाके ये सवाल करेक्ट होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एक तरीके से, इसको अच्छे से समझ लेंगे कि निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। और विचार कैसे करना है ये आप सोच लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5 और 3 और इसके बराबर इक्वल करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्या होगा। ये सीमित उत्तर है, जब भी इस तरीके से आता है तो इसको बंद उत्तर वाले प्रश्न बोलेंगे या बंद अंत वाले प्रश्न बोलेंगे, जो सीधे तौर पे एग्जैक्ट यानी तथ्य वाली बातें पूछ ले, इसको हम तथ्य वाली भी बातें बोलते हैं। इसमें सीधे पूछ लिया जाए कि 4 + 9 इक्वल क्या, यानी ये बंद, इसका एक ही जवाब होगा कि 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। बाकी इसको दूसरे एंगल से नहीं कर सकते हैं, दूसरे विधि से, दूसरे तरीके से, दूसरे अंकों को लेके 13 नहीं ला सकते हैं। ये सीधे एग्जैक्ट वैल्यू तथ्य बना के यहाँ दे देता है। तो इस तरीके से अगर इसमें मैं देखूँ तो ये 5 और 3 के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होगा। इस सीमित उत्तर प्रश्न, यहाँ देखेंगे, इस सीमित उत्तर प्रश्न को तदनुरूपी यानी इस अनुसार मुक्त उत्तर प्रश्न करना है। और मुक्त उत्तर प्रश्न का मतलब होता है जिसको विभिन्न तरीकों से या विभिन्न विधियों से हम हल कर सकें, विभिन्न अप्रोच से जिसको हम दिखा सकें, बस वो वाली बात इसमें पूछा जाता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में। तो अब देखेंगे 5 और 3 का योग ज्ञात करिए, तो ये मुक्त वाला नहीं है, ये तो सीधे यही बात बोल दे रहा है, इसलिए ये जवाब क्या हो जाएगा गलत। हमसे मुक्त उत्तर वाला प्रश्न ये वाला पूछा जा रहा है। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, ये एक हद तक इसको रोक लीजिएगा। कोई ऐसा, अभी देखिए 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो, तो एक जो ये 5 वाला हिस्सा है इसमें दे दिया है, तो 5 में सीधे यही बात होगी कि एक ही तरीके का आंसर आएगा कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, तो ये भी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं होगा। कोई ऐसी संख्या, अब ये इम्पोर्टेंट आ गया कि कोई ऐसी 2 संख्या बताइए, और 2 संख्याओं की यहाँ बात किया है कि कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 8 हो, तो ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। कैसे होगा कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम लेते हैं जिसको जोड़ने पे क्या हो जाए सीधे 8 प्राप्त हो, जैसे 5 और 3 ले लें, 2 और 6 ले लें, जिसको अन्य तरीके से 1 और 7 ले लें, फिर 3 और 5 ले सकते हैं, 4 और 4 ले सकते हैं, 4 + 4, ये डिफरेंट तरीके से आप लिख पाएँ इसको, तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहलाते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसी 2 संख्या जिसका योग करने पे 8 प्राप्त हो, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। 5 और 3 का योग क्या होगा, सेम वही बात जो पहला है, इसलिए ये जवाब गलत हो जाता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न किन विभिन्न तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि फरहान जब विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर यह पाता है कि कहानी वाला जो सेक्शन है यानी जो अनुभाग है उसमें 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं और 20 पुस्तकों को पता नहीं है, और 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हुई हैं। 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? तो ये कहानी के पुस्तकालय में गया है और 100 पुस्तकें वो समझ रहा है कि नष्ट हो गई हैं, 100 पुस्तक समाप्त हो गया है। उसके बाद से 20 पुस्तक का भी पता नहीं है कि 20 पुस्तक कहाँ गया। तो
तो ये भी गलत हो गया। 219 पुस्तक अलमारी में रखी गई, 132 ये जो पुस्तकों की संख्या जो फैक्ट के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब आ रहा है कि उसको एग्जैक्ट इस बात का पता है कि उस सेक्शन में जो स्टोरी सेक्शन है, कहानी अनुभाग है, उसमें कितनी पुस्तकें रखी हुई हैं। तो अब देखेंगे कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है वो, कि इस पाठ से वह कुल कितनी कहानी की पुस्तकें हैं। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है। देखिए, वो अच्छे से ये जान रहा है कि जो कहानी अनुभाग में जितनी पुस्तकें नष्ट हुई हैं, जितनी पुस्तकों का पता नहीं है, इतनी पुस्तकें अलमारी में हैं, इतनी पुस्तकें बच्चों के पास है, वो अच्छे से जानता है इस बात को। तो इससे वो किस मूल्य को पढ़ा सकता है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये मूल्य शब्द का मतलब क्या है। तो जब तक इस मूल्य का अर्थ नहीं जानेंगे, तब तक आप इसका आशय पकड़ने में आपको समर्थता नहीं हासिल होगी। इस मूल्य का अर्थ होता है कि जिसके लिए किसी न किसी चीज़ का त्याग करना पड़े, जिसके लिए किसी न किसी चीज़ का त्याग करना पड़े, या सामान्य भाषा में समझें तो मूल्य का आशय जो होता है, मूल्य का आशय आदर्श से होता है। यानी वो किस आदर्श को सिखा सकती है, या जिसके लिए त्याग किया जाए, जिसके लिए कुछ न कुछ मात्रा में सेक्रीफाइस करना पड़े, वही क्या कहलाता है, आपका मूल्य कहलाता है। या सामान्य भाषा में इसको बोल सकते हैं कि ये आदर्श है। तो देखिए, वह अब किस आदर्श को पढ़ा सकता है। पहले देखेंगे, अन्य की सहायता करना। प्रश्न से इस ऑप्शन का कोई लिंक नहीं बन पा रहा है कि वो तो पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, इतनी बची हैं, इतने बच्चे ले गए हैं, कुल कितनी बची है। तो इस अन्य की सहायता करना, इससे संदर्भ नहीं बनता। अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, ये भी नहीं बता रहा है। अभी इस ऑप्शन को रोके रखेंगे। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, बिल्कुल ये बात करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ पुस्तकें अगर आप देखें तो नष्ट हो गई हैं। आदर्श चीज़ें हमको समझाना है, ऐसी चीज़ें समझाना है कि जिससे हमारे नैतिकता को प्राप्त हो, आदर्श को प्राप्त हो। तो जब पुस्तकें नष्ट हो रही हैं और कुछ पुस्तकें गायब हो गई हैं, तो इस तरीके की पुस्तकों को हमको, इस तरीके की स्थिति को हम चाहें कि पुस्तकों की अच्छी तरीके से देखभाल हो, ताकि वो आदर्शात्मक हो और वो जीवन में उपयोग हो पाए। इसलिए ये वाला जवाब, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करने वाला मूल्य को बढ़ा सकता है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सहयोग की संवेदनशीलता ऑप्शन नंबर से नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन के कंपैरिजन में ऑप्शन का लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए जवाब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि ये तो देखिए न्यूमरेसी टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं सब, कि 70.506 है में 5 और 6 का स्थानीय मान। पहले तो ये समझ लेंगे कि स्थानीय मान की बात बोला जा रहा है, और स्थानीय मान जानने के लिए हम देख लेते हैं कि जिस अंक के बारे में पूछा जाता है उस अंक को 5 को पूछ रहा है, तो 5 को यहाँ सीधे लिखिए, और 5 के बाद जितने अंक है, तो 5 के बाद यहाँ 2 अंक है, उतना जीरो चिपका लीजिए, स्थानीय मान हो गया। फिर पूछा 6 का, तो 6 यहाँ देखिए, 6 यहाँ है, 6 को लिखिए और उसके बाद एक अंक है, यानी एक जीरो चिपका लीजिए। और इनका पूछा है गुणनफल आपको निकालना है, तो गुणनफल करना है तो 5 और 6 का गुणा कर दीजिए, 5 6 के 30, और 2 जीरो इसके पास है, 1 जीरो इसके पास, यानी टोटल 3 जीरो और बढ़ा लीजिए। आप देख लेंगे कि ये 3 यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देखें 3 के बाद 3 जीरो है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 के बाद हमको 4 जीरो चाहिए, तो 3 के बाद 4 जीरो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिए कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग डीएस पढ़े हैं, डीएस अच्छे से जानते हैं, तो इस सवाल को डीएस से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, डीएस का मतलब होता है, डीएस का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग। यानी सभी अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ के एक अंक बना लिया जाता है, तो डीएस होता है वो। तो हम अगर देखें, अगर डिजिटल मेथड से लगा रहे हैं तो 3, अगर इसको देखें तो 3 1 3 और पुनः 1, जीरो जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3 4 3 7 1 8, यानी इधर मिल गया हमको 8, और उसके बाद से
ये हो गया, हमको मिल गया 8, इसकी वैल्यू आ गई। और नीचे इसको भाग देना है 7 से, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो एक अंक बनाएंगे तो 7 हो जाएगा। जब नीचे 7 आता है तो इसको 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए इसे किससे गुणा कर देंगे, 4 से, और जो जिससे नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर गुणा कर देते हैं। तो ये 7 चौको 28, 28 का मतलब फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 का मतलब हो गया 1, यानी नीचे 1 आ गया और ऊपर जोड़ेंगे 8 चौको 32। यहाँ वाला कॉन्सेप्ट 32 का मतलब हो जाएगा 3 2 5, यानी कहने का मतलब कि इसमें जो आंसर आ रहा होगा, फिर यहाँ देखेंगे तो 1 से 5 में भाग दे देंगे, यानी 5 बार में जा रहा होगा, भागफल 5 आ रहा होगा। तो 5 हम देखेंगे किस किस ऑप्शन में आ रहा है। तो 5 अगर देखें तो इन दो ऑप्शनों में 5 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 7 तरीका 21, 21 का मतलब हो जाएगा 3, 2 21 आने का मतलब 2 1 को पुनः जोड़ेंगे 3, इसमें भी 3 बार 7 है तो ये भी 21 होगा, और इसका भी मतलब हो जाएगा 3। तो हमें 5 लाना था, इसलिए ये वाला जवाब गलत हो जाएगा। इन दो में 2 7 है, यानी 7 7 14, और 14 का मतलब 5। तो इन दो में आंसर जा सकता है, लेकिन ये दो ऑप्शन तो केवल हम डिजिटल से समझ गए कि ये होगा नहीं। डिजिटल मेथड जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग पढ़ने का प्रयास करिए, और डिजिटल में मैं आपको थोड़ी सी एक बार इसका जल्दी 2-3 इम्पोर्टेंट बातें बता दूंगा कि कैसे आगे सवाल आ रहा है तो उसमें इसका चर्चा मैं कर लूँगा। क्या इसमें कैसे आंसर को आप समझेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि 43 से ये 30 छोटा है, तो एक बार में भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 301 लेना होगा। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात बोलूँ तो पहले इस ऑप्शन को हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि 301 और फिर 0 और 301 है। अगर मैं बात करूं इतने वाले हिस्से की तो ये हो जाएगा 7 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 301। ये 301 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद से यहाँ से 0 आएगा। जब 0 आएगा तो पुनः 43 से भाग जाएगा नहीं, तो एक बार 7 के बगल में 0 ले जाना पड़ेगा। फिर ये 0 आपका यहाँ आएगा। अब ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 में से 0 जाएगा, 0 ही रहेगा। पुनः अब आपको 0 जब हो गया तो आपको लाना होगा 3। फिर अगर आप देख रहे हैं कि 3 भाग नहीं जा रहा है तो पुनः यहाँ 0 लाना होगा, और फिर ये 0 3 के नीचे आएगा। तो फिर अब 3 के 0 जब नीचे जाएगा तो आप इसको घटाएंगे तो ये आपका सॉरी, ये देखेंगे ये आ गया 3 0, फिर इसके नीचे 3 आ गया, और फिर ये भाग जाएगा नहीं तो पुनः अब यहाँ 3 आ गया है। अब आपको इसका हिस्सा यानी ये वाला 0 है, तो पुनः ये 0 लाना पड़ेगा। फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, जब तक इधर अंक रहेगा तब तक 0 बढ़ाते रहेंगे। और फिर यहाँ 0 होगा तो ये हो जाएगा 30 में से 0 जाएगा 30 होगा। अब आपके पास एक अंक और बचा हुआ है, वह है आपका ये जो 1 है वह। तो 1 को मैं इसके नीचे लिख लूँगा, और फिर से 7 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बार में 301, और ये कैंसिल आउट होगा। तो आपका जवाब जो आएगा वो 7007 आएगा। इस पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिएगा। भाग देना भी बहुत लोग अच्छे से नहीं जानते हैं। भाग की प्रक्रिया एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। अब देखेंगे, इसलिए 3 बार आया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 7007 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, करेक्ट है। ये कॉमन सेंस से आप कर सकते थे कि 3 बार में जाएगा, फिर एक 0 है तो फिर जाएगा नहीं, तो यानी एक और 0 7 के बगल में आएगा, फिर 3 को बुलाएंगे तो फिर नहीं जाएगा, तो फिर एक और 0 आएगा। फिर उसके बाद से ये 0 लेफ्ट में होने का मतलब, इस 0 का लेफ्ट में होने का कोई मतलब नहीं, तो फिर 0 हमने ले लिया है। अब ये 30 भी है, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे, और फिर इसके बाद से 1 अब लेना पड़ेगा, तो 301 हो जाएगा, तो अब 7 बार में चला जाएगा। ये ओरली लगा सकते थे सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और इसमें तो बहुत अच्छे से आप लगाएंगे। देखिए, तरीके इसके कई हैं, कई तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस तरीके के प्रश्न में लगाएं कैसे और कितनी तेज़ी से लगाएं, कितने फास्ट तरीके से लगाएं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यूनिट मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यूनिट मेथड का इस्तेमाल इस सवाल में आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ज़रा उसको देखिए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस सवाल में जो यूनिट मेथड का यदि इस्तेमाल करेंगे तो सभी ऑप्शन के जो इकाई का अंक है वो लगभग लगभग सेम है, यानी सबका 0 0 है। तो ऐसे सवाल में इकाई के मेथड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर मैं डिजिटल सम की बात बोलूँ, डिजिटल सम का, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इधर का जो है ये 4 हो रहा है, यानी 3001 यानी 4 हो गया, और इंटू 2 दिया है 1 1 यानी 2, यानी 4 दूनी 8, ये 8 मिल गया। इसके बराबर आपको देखना है कि क्या मिला है, 3 3 6 और 6 2 8, यानी इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। यानी 8 में से अब क्या घटाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। डिजिट सम से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग डिजिट सम जानते होंगे। बाकी मैं इसके दूसरे मेथड से बात कर रहा हूँ, जो इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड है। तो यदि भी 3 और 1 को मैंने जोड़ा तो 4 होगा, और इधर 101 है तो इसको जोड़ के मैंने 8 कर लिया, इसका गुणा कर दिया 8 हो गया, और इसमें से मैंने घटा लिया। जैसे एक बार अब पुनः आप देख पाएंगे कि ये 3 और 1 4 हो गया, गुणे ये 101 यानी 2 हो गया, ये हो गया 8 8 हो गया। और इसी में से बोला है क्या घटाएंगे, x को मैं मान ले रहा हूँ, क्या घटाएंगे कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है 8 आया है, और इसमें से घटाएं तो ये 303 यानी 3 3 6 2 8, यानी इधर राइट हैंड साइड भी 8 आ जाए, इतनी बात को ये कह रहा है। तो अगर मैं 8 में से 0 को घटा दूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो जब 8 में से 9 को घटाइए या 0 को घटाइए, आपको 8 प्राप्त होगा। डिजिट सम में 9 का मतलब 0 होता है। जैसे जोड़ते समय 9 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 का मतलब हो जाएगा 1। तो इसलिए जोड़ते समय 0 इसको मानते हैं। यानी आपको 9 की ज़रूरत थी, 9 या 0 की ज़रूरत है। तो देखिए किस ऑप्शन में 9 या 0 है। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो इस ऑप्शन में 9 है और फिर 7 2 9 है, यानी ये ऑप्शन जवाब में हो सकता है, इसको रोक लेंगे। इसमें 9 है लेकिन फिर इसके पास 2 बच जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये 7 2 9 ये हो सकता है, ये 7 2 9 और 9 हो सकता है, यानी कि आपका ये 3 ऑप्शन जवाब हो सकता है। केवल हमको डिजिट सम हमको जब पता होगा तो हम जान जाएंगे। फिर मैं आगे की बात बोल रहा हूँ क्या, कि इस सवाल में अगर आप देखें कि ये वाला जब जवाब नहीं हुआ है तो इन 3 में अगर आप देख रहे हैं तो इसके 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट, और इसका भी लास्ट 2 डिजिट, और इसका लास्ट 2 डिजिट, इन दोनों का लास्ट 2 डिजिट क्या है, सेम है। लेकिन इसका लास्ट 2 डिजिट सेम नहीं है, तो हम चाहें तो लास्ट 2 डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट का मतलब कैसे होगा कि अगर हम यहाँ से 0 1 और 0 1 उठा लें, यानी 0 1 का गुणा 0 1 में करें, उसके बाद से 0 1 का गुणा 0 1 में करिए, और इसमें से क्या घटा दें, यानी x घटा दें, तो इधर वाली जो वैल्यू 2 अंक है राइट हैंड साइड में 11 11 प्राप्त हो जाए। तो अगर आप देखेंगे कि इधर 1 1 का गुणा होगा तो 1 प्राप्त होगा, और 1 में से क्या घटा देंगे, 2 अंक क्या घटा देंगे कि 11 प्राप्त हो जाए। तो 11 प्राप्त होने के लिए अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहाँ से अगर इस ऑप्शन को उठाता हूँ, जैसे यहाँ वाला ऑप्शन जो है 290, तो इसको 2 डिजिट को मैं अगर उठाता हूँ यानी 90 उठाता हूँ, तो अब क्या देख रहे हैं कि अगर 11 में से 1 जाए तो 10 बचेगा, और 10 में से आप 0 को घटाएं, 10 में से यदि आप 0 को घटाएं तो सॉरी 0 में से 0 को घटाएंगे आप तो 0 प्राप्त होगा, और फिर 1 में से 9 जाएगा नहीं,
तो यानी ये एक दे दिया है इसको, तो एक में से 9 जाएगा नहीं तो 11 होगा, 11 में से 9 को यदि घटाएंगे तो सीधे आपका जो आंसर होगा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यदि आप बात को नहीं समझें तो पुनः एक बार और समझ लेंगे कि 0 1 का गुणा 0 1 में होगा, उसके बाद से आप इधर 11 प्राप्त करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर 11 है, 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा। किस ऑप्शन को उठाना है आपको कि जिसमें से घटा दें, यानी 9 0 को उठाएंगे तो ये 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी अंतिम में यहाँ 0 है। और फिर से यहाँ इस तरीके के सवाल को लगाने के लिए डीएस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी ऑप्शन जो हैं, अगर सभी ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ तो इनका यूनिट डिजिट 0 0 है, इसलिए यूनिट डिजिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि डिजिटल सम का इस्तेमाल करें तो यहाँ 7 2 9, यहाँ 7 2 9, यहाँ 7 2 9 9 9 है, यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। यानी इसके पास 2 बच रहा है, बाकी सबके पास 9 9 और इसके पास भी 9 बच रहा है। जो लोग डिजिट सम जानते होंगे, डीएस जानते होंगे, डिजिटल सम, वे लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव वाली भी बात मैं बता दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है। यह पहले चलिए डिस्क्रिप्टिव ही देख लेते हैं कि क्या होगा, फिर उसके बाद से हम डिजिटल सम देख लेंगे। डिस्क्रिप्टिव में अगर मैं बात बोलूँ तो ये बोला गया है कि 3 0 0 1 इंटू 1 0 1 में से क्या घटाएंगे, यानी x को मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 0 0 3 1 1। यहाँ घटा के इतना, ये लेफ्ट हैंड साइड इसको मान सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हैं, और इसको आप राइट हैंड साइड मान सकते हैं। अब यानी इतना ये मेथड सारा कैलकुलेशन करने के बाद इतना आपको प्राप्त करना है। फिर अगर आप इसका जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको प्राप्त हो रहा होगा 3 0 0 3 11 11, और इसमें से x को आपको क्या करना होगा, घटा के पुनः इतनी बार 3 0 0 3 1 1 लाना होगा। फिर अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये वाली चीज़ इसमें से घट जाएगी और फिर x का मान आपको आ जाएगा। तो जब घटा रहे होंगे तो x बराबर इसमें से घटा लीजिए सीधे, जब घटाएंगे तो आपको ये वाली वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर ये मिल जाएगा। जैसे एक में से एक को ले जाएंगे तो मिलेगा 0, पुनः सॉरी यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। पक्षांतर करने पे आपको सीधे जवाब मिल जाएगा, यानी इसमें से आपको इसमें घटाना होगा, एक में से एक ले गए होंगे 0, घटा लीजिए, ये वाला जवाब आपको मिल जाएगा। ये तो रहा आपका विस्तृत मेथड। डिजिटल सम से कैसे लगा सकते हैं, तो डिजिट सम से आप पहले ये चेक करेंगे कि ये जो 3 0 1 1 है, तो इसको 0 इसमें जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी 3 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसमें जो ये 1 1 1 0 1 है इसको जोड़ेंगे, 1 0 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा। 0 जोड़ने पे कोई मतलब नहीं होती। ये हो गया 8, ये हो गया 8, और 8 में से क्या घटाना है कि इधर वाली वैल्यू आ जाए, तो इधर वाली जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये 3 0 3 यानी 3 3 1 1 है, इन सबको जोड़ेंगे यदि आप तो ये हो जाएगा 3 3 6 2 8, यानी 8, यानी 8 में से क्या घटाएंगे कि 8 आ जाए। लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब 8 में से 0 घटाएंगे या 9 घटाएंगे तो इधर 8 आ जाएगा। डिजिट सम में 9 करिए या 0 करिए, इन दोनों का मतलब सेम होता है, या तो 9 मानिए या तो 0 मानिए, यानी 8 में से 9 घटाइए या तो 0 घटाइए।
तो मैं देख रहा हूँ 9 9 9 इसके पास है, इसके पास है 7 2 9 9, फिर 9 इसके पास तो था लेकिन 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये वाला जवाब कैंसिल हो जाएगा, 7 दोनों इसके पास हो रहा है। यानी ये वाला जवाब छोटा हो रहा है, तो ये वाला अगर आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से सन्निकट वाला या लगभग लगभग की बात बोले तो ये वाला जवाब गलत हो जाएगा। फिर भी अगर आप देखना चाहें एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये वाला तो सन्निकट का अगर आपका नज़रिया है अप्रोक्सीमेशन लगभग लगभग वाला, तो ये छोटा है, इतना बड़ा आ ही नहीं पाएगा, छोटा आ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए जवाब गलत हो सकता है। अगर समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो ऑप्शन नंबर ए में देखें, ये लास्ट का 2 डिजिट और इसका लास्ट का 2 डिजिट दोनों डिफरेंट है, यानी एक 70 है और एक 90 है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक 70 है और एक 90 है, यहाँ 90 और यहाँ 70। तो 90 और 70 को यदि आप देख रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल लीजिए, यानी ये 0 1 यहाँ, और फिर इसका निकालिए 0 1 0 1, लास्ट के 2 डिजिट गुणा करिए और फिर से माइनस एक्स और इक्वल इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है, ये लास्ट का 2 डिजिट जो है इसको लिख लीजिए कि लास्ट का 2 डिजिट चेक कर रहे हैं। अब अगर आप देखें 1 का गुणा जब 1 में होगा तो 1 प्राप्त होगा, यानी 0 1 भी बोल सकते हैं। और इसमें से क्या घटा देंगे कि इधर 1 1 आ जाए। तो अगर मैं ऑप्शन ले रहा हूँ इस 9 0 को और 7 0 को, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 0 और हमको इसको घटा के लाना है 11, पहला ऑप्शन ले रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि एक में से यदि 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 0 है तो 0 से 9 तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब इसको इधर अंक बना के 10 बनाएंगे और 10 में से 9 ले जाएंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा 1 1। यानी अंतिम में जो हमारे पास यहाँ 1 1 का डिमांड था, यहाँ जो 1 का डिमांड था, 11 का डिमांड था, अंतिम का लास्ट 2 डिजिट वह इस ऑप्शन से आ रहा है, तो ये वाला जवाब सीधे तौर पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात मैं दूसरे ऑप्शन को ले रहा हूँ जैसे कि 70 को, तो नहीं आएगा। देखिए मैं 70 को ले रहा हूँ कि लास्ट के 2 डिजिट को मैंने गुणा किया और फिर इसको अगर x का मान इसका वाला ऑप्शन नंबर सी का 70 मान रहा हूँ, तो फिर मैं अगर देखूँ कि 1 से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ अब 0 से 7 जाएगा नहीं तो 10 बनाएंगे और 10 से 7 जाएगा तो दूसरा अंक 3 आना चाहिए, जबकि हमको 1 1 की ज़रूरत थी, तो इसलिए ये वाला जवाब गलत हो जाएगा। तो इस मेथड से सबसे ज़्यादा आसान तरीके से लगा सकते हैं आप, और जब आपको आ जाएगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा जो सीटेट का क्वेश्चन है, पूरा जो सीटेट का क्वेश्चन है वो केवल यूनिट डिजिट, मात्र 3 से 4 सेकंड लगता है। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम केवल इसी से लगता ही है, बाकी कुछ है ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ दिया है कि 36 और 60 का सार्वगुणज। तो पहले तो आपको यही समझना होगा कि सबसे छोटा सार्वगुणज, इसमें गुणज शब्द है और गुणज 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुण गुणा और धन ज, और ज जैसे पंकज में आप जानते हैं कि पंकज शब्द है, पंक का मतलब कीचड़ होता है और ज का मतलब होता है जन्म लेना। सेम वही बात इस गुणज का है, सेम वही चीज़ इस गुणज का है कि इस गुणज का मतलब हो जाएगा कि गुणा जाएगा या गुणा से जन्म लेगा। तो या इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं एलसीएम, या इसी चीज़ को बोल सकते हैं अपवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य जिसको आप बोलते हैं, इसी को अपवर्त्य बोल सकते हैं, इसी को एलसीएम बोल सकते हैं, इसी को गुणज बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो हम देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि बड़ी संख्या को टारगेट करते हैं। जैसे बड़ी संख्या को टारगेट करने का क्या सेंस है कि एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होगी या इसका कोई ना कोई पहाड़ा होगा।
सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम या तो 4 होगी या तो इसका कोई पहाड़ा होगा। तो देखिए यदि 2 4 को काट दे रहा है तो 4 एलसीएम होगा। इसको निकालने का एक और तरीका ये है कि इस जो गुणनखंड विधि से आप निकाल देते हैं कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एक कने 2 और ये 2 कने 2 और 2 कने 2, यानी 2 दूनी 4 आपका मिल जाता है। एक तो वो मेथड होता है। दूसरी चीज़ कि एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्या है उनका पहाड़ा होता है। पहली चीज़, जो दी गई संख्या यानी जो 36 और 60 है इनका पहाड़ा होगा, और होगा बड़ी संख्या, या तो बड़ी संख्या होगा या तो इसका कोई पहाड़ा होगा। आप पहाड़ा भी बोल सकते हैं या गुणज भी बोल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, और एलसीएम निकालने के लिए देखिए मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे 2 है, 4 है, 8 है और 6 है। सबसे बड़ी संख्या है 8, या तो एलसीएम 8 होगा या तो इसका कोई पहाड़ा होगा। तो मान लीजिए कि 2 4 में है तो 2 खत्म हो गया, 4 8 में है तो 4 खत्म हो गया। 8 का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो 2 4 8 6 से कट जाए, तो 8 का दूसरा पहाड़ा 16 है। 16 ना तो 6 से कट रहा है, बाकी इन तीनों से कट जाएगा। इसका मतलब एक बार और पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है। 8 3 का 24। अब देखिए 24 जो हुआ 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 16 से, इन सब से कट जाएगा, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। वही उसका गुणज होगा, गुणा जाएगा या गुणा से जन्म लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। तो अगर 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज की बात बोल रहा है, तो इसका मतलब कि 36 है और 60 है, तो 60 का ऐसा पहाड़ा होना चाहिए जो 36 को काट दे। ठीक है ना, 36 से कट जाए। तो एक दो तरीका है। एक तो मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं कि इसका फैक्टर बना सकते हैं कि 12 इंटू 5, यानी 12 25 60, 12 से इसको काट देंगे, 12 तियाई 36। अब 36 हो गया। अब इस 5 से ये 3 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या यानी 60 गुणे 3, 60 गुणे 3 यानी 36 18, 180 इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी 180 इसका सबसे छोटा सार्वगुणज होगा। सबसे छोटा सार्वगुणज होने का मतलब क्या है कि सबसे छोटी संख्या 180 है जो 60 से भी कटेगी और उसके बाद 36 से भी कटेगी और 60 से भी कटेगी। तो ये 36 और 60 का सार्वगुणज हो गया 180। तो 180 मिल गया ये, और इसका भाग दिया है किससे, 18 और 45 का सार्वगुणनखंड। अब इसको समझिएगा। गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसा गुणा का खंड जो दी गई संख्या को काट दे। काटने वाली संख्या गुणनखंड होती है, या इसी को आप एचसीएफ बोल सकते हैं, मौसा बोल सकते हैं, या इसी को आप अपवर्तक भी बोल सकते हैं। अपवर्तक, इसको अपवर्तक बोलिए, गुणनखंड बोलिए, मौसा बोलिए, एचसीएफ बोलिए, चाहे अपवर्तक बोलिए, इतने नामों से आप इसको जानते हैं, या गुणनखंड बोलिए। चलिए, तो इसका जो सार गुणज था वो 180 आ गया था। देखिए मौसा निकालने के लिए या गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अंतर ले लेते हैं जो पास की होती है। जैसे मान लीजिए अगर 18 और 12 का मौसा निकालना हो तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना होगा 6, और इस अंतर से हम देख लेंगे कि यह दोनों संख्या कट रही है कि नहीं। तो देखिए 6 से 18 कट रहा है और 12 भी कट रहा है, और यह सबसे बड़ी संख्या भी है, तो इसलिए मौसा है सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट दे, और लसा होता है सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। तो ये काट दे रहा है, तो इसका मतलब 6 इसका क्या होता है, 18 और 12 का एचसीएफ या गुणनखंड होता है। लेकिन हमें ज़रूरत है किसकी, हमें ज़रूरत है 18 और 45 का। तो 18 और 45 का हमको देखना है कि कौन होगा। तो 18 और 45 को तो हम एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या को और मौसा निकालने के लिए छोटी संख्या को लेते हैं। तो मैं अगर छोटी संख्या इसका मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो 9 इंटू 2, यानी 9 ऐसी संख्या हो रही है,
9 से देखिए 18 भी कट जा रहा है और 45 भी कट जा रहा है। तो इसका मतलब कि 9 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 18 को भी काट देगा और 45 को भी काट देगा। एक बात ध्यान रखेंगे, हमने इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, हमने एलसीएम निकालने के लिए यानी गुणज निकालने के लिए बड़ी संख्या को टारगेट किया, बड़ी संख्या को, और एचसीएफ निकालने के लिए हमने छोटी संख्या को टारगेट किया कि 18 और 45 है, तो मैंने इसको टारगेट किया, और एलसीएम में मैंने इसका पहाड़ा देखा, और एचसीएफ में मैंने इसका फैक्टर देखा 2 × 9, जो इसको भी काट दे रहा है और इसको भी काट दे रहा है, यानी 18 और 45 को। इसलिए ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में छोटी संख्या को पकड़ेंगे और एलसीएम में बड़ी संख्या को पकड़ के टारगेट करते हैं। हमारा गुणज 180 मिल गया है और गुणनखंड हमारा इसका 9 मिल गया है। दोनों से इसको काट देंगे 2 बार में और एक जीरो उतर जाएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सब सवाल ओरली लगाने वाले होते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि 10 दहाई, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई, तो इसको डिजिटल सम से भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। पहले हम बेसिक देख लें कि 10 दहाई का मतलब हो गया कि 10 × 10 यानी 10 दहा में 100, और 11 सैकड़ा का मतलब हो गया कि 11 × सैकड़ा यानी 1100, और पुनः दिया कि 12 इकाई यानी 12 × 1 यानी 12। तो आप देख रहे हैं कि 1100 और उसके बाद से 1100 और 100 1200 और 1200 ये 12, यानी ऑप्शन नंबर डी ये डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं कि सीधे आंसर आ सकता है। तो दूसरा तरीका डिजिटल सम क्या है कि ये 1 है, ये 1 1 2 है, यानी इसको सीधे 2 लिख लीजिए, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ कि ये 1 1 2 और ये 1 2 3, यानी आंसर कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 6 आएगा। 6 किस में आ रहा है, तो 6 ऑप्शन को चेक कर लेंगे, इसका देखेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 इसका भी आ रहा है, 4 6 इसका भी आ रहा है, इसका देख लेंगे 3 4 5 6 इसका भी आ रहा है, 3 1 4 2 6 1 7 इसका नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होता। लेकिन जवाब क्या समझ लेते हैं, ओरली लगाना हो तो 12 इकाई 11 सैकड़ा यानी 1112 और 10 दाएँ 10 दाम में 100 यानी 1200, 1212 सीधे आपका आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब 42 के गुणनखंडों की संख्या बोला है, तो आपको समझ लेना है कि 42 को कौन कौन गुणा का खंड है जो काट सकता है। तो 1 2 फिर 3, देखिए इसको काट पा रहा है। अगर अंकों का योग देखें 4 2 6, तो 6 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, और 21 से भी कट जाएगा, और 42 से भी कट जाएगा। तो टोटल संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ऑप्शन में ये वाला जवाब है 8, इसलिए जवाब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बात ध्यान रखेंगे, इस साल आयोग ने इसका आंसर 3 माना था, कि जो कि जवाब क्या है, सीधे तौर पे गलत है, वो जवाब होगा ही नहीं। अगर आप देखें तो इसका जवाब होगा 1, फिर 2 3 6 7 14 21 और 42, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या पॉसिबल होगी जो इसको विभाजित करेगी। इसका जवाब 8 होगा, जबकि आयोग ने इसका जवाब कुछ और माना था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये 3488 को 12 से भाग देना है, और उसके बाद से 2478 को 11 से भाग देने पे शेषफल जो प्राप्त होगा उसका अंतर ढूंढना है। मात्र 2 सेकंड का सवाल है, लेकिन वही बंदा कर पाएगा जिसको 2 सेकंड का नजरिया पता होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक तरीका जो आपको पता है कि मान लीजिए कि 12 से भाग दे देंगे किस में,
3488 में, तो आपको सीधे क्या मिल जाएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ बच जा रहा होगा 10, और एक हो जाएगा आपका, भाग जाएगा नहीं, 8 उतर जाएगा, तो फिर हो जाएगा 12 9 108, और इधर आपका रिमाइंडर ये जो 8 बच जा रहा होगा, इसका शेषफल बच जा रहा होगा। ये आपके तरीके से, मेरे तरीके से देखेंगे 1 सेकेंड में आएगा। उसके बाद से इसका रिमाइंडर 8 बच गया, इसका रिमाइंडर अगर आप देखेंगे 24, 78 को 11 से भाग देना होगा, तो 11 दूनी 22 हो गया आपका, और 2, फिर 11 दूनी 22, और बचा 5, और ये 8 उतर जाएगा, 11 5 55, यहाँ 58 में से 55 गया, बचा 3, यानी कि एक का रिमाइंडर हुआ था 8 और दूसरे का हो गया 5, और दोनों का अंतर पूछ लिया है, तो दोनों का अंतर हो गया 3। एक बेसिक था जो सबको करना था। एक बंदा क्या सोचेगा, ज़रा गौर से समझिए, मात्र सेकंड में सोचेगा, ये सब भाग वोग जो है ना, ये सब करेगा ही नहीं। कैसे सोचेगा कि पहले तो ये बात समझिए, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि 34 18 है, इस देखिए सोचने भर से आंसर आ जाएगा। 34 18 है और 12 से भाग देना है। तो पहला पॉइंट ये है कि 12 से भाग देने के लिए हम ये बात जानते हैं कि 12 से जो संख्या कटती है वो संख्या 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 12 दूनी 24, तो ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और 3 से विभाज्यता का नियम आप जानते हैं कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी अगर इसको आप देखेंगे तो ये 3 से कट रहा होगा। और उसके बाद से 4 से कटने का मतलब होता है कि उसका लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट जो है वह क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। ये आपको पता होता तब, यानी 12 में 3 का विभाज्यता का नियम है और 4 का विभाज्यता का नियम है। तो चलो हम देख लेते हैं भाई। ये पहले मैं 4 से देख रहा हूँ, 88 कट जाएगा, यानी ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। 3 से देखिए, 3 से मैं देख रहा हूँ तो ये 3 खत्म हो गया, और फिर ये 12 से देख रहा हूँ तो 12 चौको 48, यानी बच गया 8, यानी एक का रिमाइंडर 8 बच गया। 11 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े हैं आप, कि उसके इकाई का अंक यानी विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग, यानी 2 4 7 8 है, मात्र सोचने भर से आ गया होता। इसका योग कर देंगे और उसके बाद इसका योग करके अंतर ले लेंगे, तो देखिए 8 4 12, 7 2 9, 12 और 9 का अंतर कितना हुआ, 3, यानी एक का रिमाइंडर 3 आया और इसका आया था रिमाइंडर 8। तो अब सीधे 8 - 5 कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाता। ये मात्र सेकंड में सोचने भर से आंसर आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से चल रही है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से चल रही है, ये ओरली क्वेश्चन लग जाएगा, और 8:18 AM यानी मॉर्निंग में एंटी मेरिडियन टाइम पे चली है, और उसके बाद से 10:28 PM पर वो पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय, टोटल समय की बात बोल रहा है। तो दिमाग में एक बात गौर से सोचिए, 8 AM की बात बोल रहा है, 8:18 AM की बात बोल, ओरली लगाना होता है सवाल केवल कॉन्सेप्ट में, और 10:28 PM पे पहुंचा है। कुछ मत करिए, केवल इतनी बात को गौर से सोचिए कि अगर 8 बजे सुबह से लेकर, केवल इतनी बात सोचना है, अगर 8 बजे सुबह से लेकर वो 8 बजे शाम तक चलेगा, यानी 8 AM से 8 PM तक जाएगा, तो वह टोटल हो जाएगा 12 घंटा। कितना हो गया, 8 AM से 8 PM तक हो गया 12 घंटा, जबकि वो 10 PM तक बोला है, 10 PM तक, यानी 2 घंटा और जुट गया, यानी 8 घंटा पहले ही था, सॉरी 12 घंटा पहले ही था और 2 घंटा और जुट गया, यानी टोटल घंटा हो गया 14 घंटा। तो सीधे जिसमें जिसमें 14 घंटा होगा वो आंसर हो सकता है, जिसमें नहीं है वो नहीं होगा। एक बात और इसमें देखेंगे कि 14 घंटा ये हो गया, इधर बोला है कि 8 अब 18 AM और इधर था 28 AM,
तो 28 AM से 18 AM घट जाएगा, यानी 10 मिनट और बच जाएगा, ये मिनट है। तो 14 घंटा 10 मिनट वाला हमारा सीधे तौर से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप पुनः क्या करेंगे, 8 से 8 PM जाएंगे 12 घंटा, और 18 से इस 28 को अंतर ले लेंगे तो 10 मिनट का अंतर रहेगा, और फिर 2 घंटा और आगे चले जाएंगे 8 से, यानी 8 PM से 2 घंटा और 10 PM तक, तो 14 घंटा 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये भी क्वेश्चन ओरली ही लगाने वाला है, एकदम मौखिक लगने वाले हैं सभी क्वेश्चन। जैसे देखेंगे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 लीटर और 280 ml संतरे का जूस है, और 18 लीटर। पहले इस तरीके के प्रश्न में हम सीधे देख लेते हैं कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो शेष कितना मिश्रण बचा, इतनी बात हमसे पूछ रहा है। तो पहले टोटल को निकाल के देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देख रहे हैं कि 14 लीटर और 280 ml की बात बोल रहा है, संतरे का जूस है। और फिर से बोल रहा है कि 18 लीटर और 830 ml गाजर दोनों का जूस है, और दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है या पिला दिया जाता है, जो भी हो। तो 14 लीटर एक जगह है और 18 लीटर एक जगह, तो 14 18 तो यही हो गया आपका 32, यही हो गया 32। उसके बाद से 280 ml और 830 ml, यानी 200 और 800 हो गया 1000 ml, और 1000 ml का मतलब हो गया कि 33 लीटर, और फिर से 80 और 33 हो गया 110, 80 और 33 हो गया आपका 110, यानी 33 लीटर 110 ml। फिर बोला है कि इसको 15 बोतलों में भरना है, 15 बोतलों में इसको क्या भरना है। सर इसमें दिया है कि जिनमें से प्रत्येक बोतल में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, यानी 1.5 लीटर इसमें क्या होता आता है। आपसे पूछ रहा है कि अगर एक बोतल में 1.5 आता है तो 15 बोतल में कितना हो जाएगा। तो ये 15 का 15 और 15 का फिर आधा, यानी एक तरीके से हो जाएगा 15 का आधा 27, सॉरी 15 का आधा 7.5 और ये 5, यानी 22.5 लीटर ये हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया कि मैंने सीधे ये चेक कर लिया कि 15 बोतलों में भरना है और एक बोतल में आ रहा है 1.5 लीटर। तो अगर 15 गुणे में 1.5 कर देता हूँ तो 15 का 15 और 15 का फिर आधा, यानी 7.5, तो ये हो गया 22.5, यानी 22.5 लीटर, यानी 22.5 लीटर ये हो गया था। और ये जो गाजर और संतरे का जूस हुआ था वो हुआ था आपका 33 लीटर और 110 ml हो गया था। चलिए तो ये मिल गया था आपको। और बाकी आपके जो जूस की जो बोतलों की संख्या थी, बोतलों में जो भरा जाना था, वो 22.5 लीटर आ गया है। इसके बाद से बोल रहा है कि अब आपको देखना है कि शेष कितना मिश्रण बचा। अब सीधे 33 में से आपको इस 22 को घटा देंगे, 33 से 22 को घटा देंगे तो हो जाएगा 11। अब एक बात दिमाग में रखिए, और इधर 0.5 का मतलब है कि ये 500 है, यानी आधे लीटर है। और 500 में से अगर 110 को घटाते हैं, 510 में से, सॉरी यहाँ अगर देखें 0 में से 0 गया 0, पुनः 1 में से 0 गया 0, और यहाँ 11 में से जो आपका 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 6। ये एक दे दिया है तो इसके पास 2 बचा, और 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी 10.610 ml जो होगा इसका आंसर होगा। तो ये 10.610 ml, यानी 10 लीटर 610 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये सब ओरली लगाने वाले प्रश्न हैं। इसको देखिए कि ये भी ओरली लग जाएगा, एकदम सेकेंड मात्र भर का सवाल है। कि मान लीजिए कि किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग दे दिया है, किसी पिज्ज़ा का 1/4 हिस्सा। अब 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष
पिज्ज़ा 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया, तो बताइए प्रत्येक पिज्ज़ा का कितना भाग। तो इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। अब बोला है कि 1/4 भाग खा लिया उसने, 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग खा लिया, तो पहले पिज्ज़ा 4 था, उसने 1 खा लिया, तो अब बचा होगा कितना, 3/4। अब 3/4 बचा है और उसको 12 भागों में बांट देना है, यानी 1/12। अब सीधे काट देंगे, 3 चौको 12 और 4 × 4 यानी 1/16 जो होगा पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए एक पिज्ज़ा है, उसमें से 1/4 उसने खा लिया, तो ये 4 कने 4 और 4 में से 1 जाएगा, यानी 3/4 बचा होगा। और 3/4 को क्या किया जाएगा कि 12 बच्चों में बांट दिया जाएगा हिस्सा, तो 12 भागों में चला जाएगा, तो फिर 3 चौको 12, 4 चौको 16 यानी 1/16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई मेथड से सोच सकते हैं, ओरली लगाने वाले सब प्रश्न होते हैं। ये देखिए, ये तो एकदम और ही ज़्यादा आसान है कि अगर इसको आप समझ पा रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या। अब यहाँ एकदम ओरली लगाने वाला बात है, तो ओरली लगा सकते हैं क्या कि मान लीजिए कि 1 घंटा में आपका जो होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में आपको 1 घंटा में 60 मिनट, और एक जो मिनट होता है, उसमें 60 सेकेंड होता है। ये सामान्य जानकारी है, सबको पता है। यहीं से हमारे सवाल का जवाब मिल गया था। तो अब हम देखेंगे 6 घंटे में पूछ रहा है सेकेंडों की संख्या, तो 6 घंटा 60 मिनट और ये 60 सेकेंड। तो अब एक बार गौर से देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा टोटल जो होगा 21,600 सेकेंड, 21,600 सेकेंड, 21,600 सेकेंड आंसर होगा इसका। सॉरी, 21,600 सेकेंड आया, और आपसे पूछा है कि संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। अब ये मिनटों की संख्या के बराबर हुआ, इसको हम डिजिटल सम से आप दिमाग में रखेंगे 21,600 सेकेंड, 21,600 सेकेंड। तो मैं अगर पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ 4 दिन, तो 4 दिन में सेकेंड में देखूँगा तो कितना होगा, तो एक दिन में हो जाता है आपका कितना, 24 घंटा। सॉरी, एक दिन में होगा 24 घंटा, तो एक दिन का अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो ये सीधे तौर पे कट जाएगा। इसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो देखा था 21,000, ये देखिएगा 21,000 जो 600 आया था सेकेंड, तो यहाँ सवाल का ओरली अगर आंसर देखना चाहें तो 6 घंटा जो है, और 6 घंटा के बराबर आप देखेंगे कौन सा, यहाँ 6 है, यानी इसी के बराबर लाना है। कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो 1 और प्लस को जोड़ देंगे डिजिटल सम से, तो 6 आ रहा आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप जो 21,600 आया है, तो अगर एक दिन में 24 घंटा होता है, तो अगर 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1440। और उसके बाद से आप 15 दिनों का ऑप्शन यदि आप उठा लेंगे, अगर ये इसको मैंने लगाया है तो 15 × 1440 कर लेंगे। 15 × 1440 यदि आप करते हैं तो आपको पुनः मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि 15 चौको 60, यानी 60 का 0 और इधर भी एक 0, 6 बचा, 15 चौको 60 यानी 6 66, और 15 कने 15, 15 6 21, यानी 21,600 आ जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सीधे यहाँ 6 घंटा दिया है और ऑप्शन में हमको 6 लाना है, तो 1 और 5 को जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। डिजिटल सम सीधे आंसर सेकेंड में लगा देगा, 1 सेकेंड का भी सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, आज मैथ समाप्त हुआ और अगली कक्षा में हम पुनः मैथ के ही सेक्शन को लेकर आएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर का रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।